हैं आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन ट्यूटर में। आज की क्लास में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है आपका सेल। देखिए, क्लास 11 की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 11 वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपका चैप्टर होगा, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्लास 9th वाले स्टूडेंट की, तो क्लास 9th के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे। क्लास 9th का ये फर्स्ट चैप्टर है सेल। तो हम आपको इस बेस से समझा रहे हैं कि वो चाहे क्लास 9 की स्टूडेंट के लिए हो, चाहे क्लास 11 की स्टूडेंट के लिए हो, या तो कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, तो भी ये टॉपिक इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन। ये टॉपिक आपका ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है, आपके 9th का भी सिलेबस है, 11th का भी सिलेबस है, और कंपटीशन एग्जाम में इसमें से आपका 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स कि अगर हम इतना टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो 20 एवं क्वेश्चंस आपके बनेंगे, और उसके साथ साथ आपके इसमें से 10% क्वेश्चन आपके सेल से ही आते हैं। ठीक है, मैं एक मैक्सिमम मिनिमम को लेकर चल रही हूँ कि इतने % क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। आज का जो आपका मेन टॉपिक है वो सेल। हम एक एक टॉपिक को, स्ट्रक्चर को लेकर समझाएंगे, उसके बाद हम आपको पूरा स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल बताएंगे। और अगर आप मेरे साथ स्ट्रक्चर को लेकर पढ़ते हो तो बायो आपके लिए सबसे आसान हो जाती है, और आप चाहे जिस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल्स के बारे में, ठीक है, देखिए सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल की स्टडी कहाँ की जाती है आपको बताना है, साइटोलॉजी में। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है क्या? टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब होता है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेल को हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? साइटोलॉजी में पढ़ेंगे। यस या नो? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर को लेकर। आप सभी को पता है कि जो हमारा सेल होता है, हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं। अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं कि आपसे पूछा जाए कि सेल क्या है ना, चैप्टर आपका यहीं से स्टार्ट होता है। आपसे पूछा जाए सेल क्या है, तो आप क्या बताओगे? इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आपको सिंपल से बताना है यहाँ पे, इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैम हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है आपको मैं बताऊंगी बाद में। पहले साइड में इसको रख दो। मैंने 2 वर्ड आपसे बोला, इसको स्ट्रक्चर बोला जाता है और फंक्शनल बोला जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं, आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं A to Z, ठीक, आप किसी की भी बात करो, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, आप किसी की भी बात करो, चाहे वो आपका लंग्स हो, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे वो आपकी किडनी हो, है ना, जितने भी आपके ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन सभी में आपके सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उन सभी में आपका सेल्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपके कौन सा ऑर्गन ले लूं मैम? ब्रेन ले लीजिए। ठीक है, हमने ब्रेन ले लिया, तो अगर जब हम ब्रेन की यहाँ पे बात करते हैं तो ब्रेन में आपकी एक सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स पाई जाती है? तो मैम आप बोलोगे कि मैम न्यूरॉन पाई जाती है। करेक्ट, तो न्यूरॉन सेल्स जो आपकी पाई जाती है आपके ब्रेन में, तो वो काम आपके ब्रेन में काम करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन। मतलब फंक्शनल का काम करता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है मैम? एक प्रकार का सेल्स है। करेक्ट। अगर किडनी की बात करते हैं, आपकी किडनी में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? नेफ्रॉन। मतलब कि जो किडनी का फंक्शन होता है, वो फंक्शन काम करने का काम कौन करता है? सेल्स। कौन सी सेल्स? नेफ्रॉन सेल्स। तो जितने भी ऑर्गन्स में सेल प्रेजेंट होते हैं वो फंक्शनल का काम करती है, इसलिए सेल को हमने क्या बोल दिया? फंक्शनल यूनिट। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्यों बोला गया? जब सेल को सबसे पहले देखा गया था तो एक जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तो उसके स्ट्रक्चर को देखते ही बोला गया कि ये सेल है। ठीक है, सेल नाम दे दिया, तो इससे यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिटी से बोला गया। आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी है। ठीक है, ये आप साइड में रखो। अब देखो आपका ये स्ट्रक्चर है। कॉमन से अगर हम बात करें तो आपके सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट सेल्स होता है और एक एनिमल सेल्स होता है। सारे स्टूडेंट को पता है। तो प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में सिंपल सी बात है, डिफरेंट भी होंगे। जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो अगर हम बात करते हैं, ये प्लांट सेल्स है आपका। ठीक है,
तो प्लांट सेल से सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है मैम, ये प्लांट सेल की जो कवरिंग है वहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। और आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूं। अगर आपने स्ट्रक्चर में जितने नाम मेंशन है पूरा आपने कर लिया तो ये समझ लो कि पूरा चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट का जो चैप्टर आपका जो टॉपिक आपका बचेगा वो सेल डिवीजन वाला टॉपिक बचेगा। उसके बाद आपके सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, सेल्स के जितने भी टॉपिक है इस आपके स्ट्रक्चर से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि भाई सेल, प्लांट सेल की स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है। प्लांट सेल्स की जो कवरिंग होती है ये आपका कवरिंग है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल का वो किससे बना होता है, तो आप कहोगे मैम सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है भाई, सेलुलोज से बना होता है प्लांट सेल्स का। ठीक है, लेकिन सभी का अलग अलग होता है। जैसे आप लोग अभी फंगस का नाम सुने होंगे, ठीक है, फंगस का नाम सुने होंगे जिसको हम लोग कवक हिंदी में बोलते हैं। तो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया की अलग से बनी होती है। तो सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है सेल वॉल। तो जो आपके प्लांट सेल का सेल वॉल होगा उसे आप क्या कहोगे, सेलुलोज से बना होता है। ठीक, पहला पॉइंट आपको, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या मिला कि जो आपकी प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपका एक होता है इनर वाला पार्ट जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो भैया, सेल मेम्ब्रेन कहते हो। लेकिन आपका जो प्लांट सेल्स होता है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसमें ओनली क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का सबसे बड़ा डिफरेंट होता है। आपको मैंने दोनों कवर करा रही हूं, ध्यान से समझिएगा कि सेल वॉल आपका प्लांट सेल्स में तो प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल्स में आपका एब्सेंट होता है। प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं सेल के अंदर। जब अंदर आए तो हमने देखा कि सेल के अंदर कुछ लिक्विड सा फ्लूइड भरा होता है कुछ इस तरीके से, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म देते हैं। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो लिक्विड फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी बाद में। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है वो है आपका एक क्या, न्यूक्लियस का है भाई, न्यूक्लियस, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो ब्रेनलेस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपके, उसमें आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो जब उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो ब्रेनलेस कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी कॉमन सा सेल अगर लोगे और जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेनलेस कहेंगे। इसलिए कोशिका मतलब सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस का अगर डिस्कवर्ड की बात की जाए तो न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किसने किया था, तो आपको बताना है क्या, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और अगर हम पूछे सेल का डिस्कवर किसने किया था तो आपको बताना है सेल का डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, देखो न्यूक्लियस को हम लोग, ठीक है, न्यूक्लियस को हम लोग मैनेजर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, न्यूक्लियस को मैनेजर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ऐसे करके मैं लिख दे रही हूँ ना, मैनेजर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग यूनिट ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, यूनिट ऑफ सेल के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नेम होंगे भाई, मैनेजर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, एक और लिख लो, एक और भी जानते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ, इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा इधर लिख दे रहा है,
इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, किसको, न्यूक्लियस को। क्यों, ऐसा क्यों मैम कि हम लोग इसको ब्रेन ऑफ सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल्स कहते हैं? क्यों, क्योंकि सेल्स में जितने भी मैनेज करने का काम होता है, मैनेज करने का काम का मतलब कि क्या, किसको अंदर भेजना है, किसको बाहर जाना है, किसको रखना है, किसको भगाना है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्या कमी है, ये सारी चीज मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका न्यूक्लियस करता है। कौन करता है भाई? आपका न्यूक्लियस करता है। जैसे कि एक प्रिंसिपल है ना, एक प्रिंसिपल का काम क्या होता है? प्रिंसिपल का काम होता है स्कूल को चलाना, लेकिन जो इंचार्ज बना देते हैं उसके काम क्या होता है? देखना क्लास सही चल रही है कि नहीं, क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्लास खाली तो नहीं है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? जो हमारे इंचार्ज होते हैं ना, जो वाइस प्रिंसिपल होती है। तो उसी तरीके से वाइस प्रिंसिपल का काम कौन करता है भाई? यहाँ पे न्यूक्लियस करता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको आप लोग न्यूक्लियोलस कहते हो, ठीक है, जिसको आप लोग न्यूक्लियोलस कहते हो। और इसका डिस्कवर्ड फुंटानक एक साइंटिस्ट थे जिसने न्यूक्लियोलस के बारे में बताया था। हिंदी में से केंद्रिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस का डिस्कवर्ड किसने किया था? न्यूक्लियोलस का डिस्कवर्ड किसने किया था? फुंटानक ने किया था। सेल का डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। मैंने इतनी चीजें आपको बताई, ठीक है। चलिए अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई। मैं आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो पूरा बताऊंगी, बेसिक आप ध्यान दो क्या होता है ये जान लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आएंगे भाई? ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे मैम दिया हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद यहाँ पे आता है वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट। ये सारे जितने भी टर्म बचे हैं यहाँ पे, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। कोशिका का अंगक कहलाते हैं, ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। मतलब कि आपका जो सेल्स होता है उसके अंग, मतलब उसके ऑर्गन बोल सकते हो, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको नाम बताए, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, है ना, और क्लोरोप्लास्ट, ये सारे क्या है? ऑर्गेनेल्स हैं। हिंदी में से कोशिकांग के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में हम लोग एक एक डिटेल्स में जानते हैं क्या है ये, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम ले लेते हैं। राइबोसोम का डिस्कवर्ड किसने किया था? आपको बताना है कि राइबोसोम का डिस्कवर्ड मैम नीचे दिख रहा है आपको, हाँ, पैलाडे, ठीक है। राइबोसोम का डिस्कवर्ड मैम पैलाडे नामक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। पैलाडे ने राइबोसोम का डिस्कवर किया गया था। राइबोसोम को सबसे स्मॉल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि सेल का सबसे स्मॉल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, आपको बताना है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार सा होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। 2 टाइप्स के आपके राइबोसोम्स होते हैं, जिसको हम लोग 70S के नाम से जानते हैं और 80S के नाम से जानते हैं। इसको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, 70S और 80S, 2 टाइप्स के आपके राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, और 2 टाइप्स में भी इसको यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 70S राइबोसोम को कितने में डिवाइड किया गया है भाई? तो आपको बताना है मैम 40 + 30S में डिवाइड किया गया है, और 80S को मैम 60 + 40S में डिवाइड किया गया है। इस तरीके से मैम 2 टाइप्स में इसे 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है 70S और 80S को। समझ में आया, ठीक है। राइबोसोम के बारे में क्या मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। राइबोसोम के डिस्कवर्ड पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है राइबोसोम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70S और 80S। 70S के 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा? 40 + 30S, और आपका एक होता है 60 + 40S, 2 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन। एक आपको पॉइंट ये मिल गया कि राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। आप जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़ोगे उसमें आपको मिलेंगे कि किसी में डबल मेम्ब्रेन होती है, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें राइबोसोम के बारे में, तो सबसे मेन पॉइंट आता है कि राइबोसोम सेल का फंक्शन क्या होता है, मतलब राइबोसोम का सेल में क्या फंक्शन होता है, ये क्या काम करने का काम करते हैं। तो आपको क्या बताना है भाई? राइबोसोम जो होता है आपका, वो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है।
तो आपसे पूछा जाए जब आपके बॉडी में कभी प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपको देने का काम राइबोसोम ही करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्स में राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है तो आपको बताना है प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। आपको ये पहला पॉइंट मिला, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, तो भाई ये क्या करता है, ये ढांचा मतलब कवरिंग जो होती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है सेल वॉल, ठीक है। सेल को प्रोटेक्शन देने का काम सेल वॉल करता है। सेल को प्रोटीन का फॉर्मेशन मतलब प्रोटीन देने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। आपको 2 पॉइंट मिले, ठीक है। उसके बाद आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम लोग बेसिकली जाने तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप क्या क्या बताओगे। सबसे पहला तो मैम ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि कोलिकर, ठीक है, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने मतलब कोलिकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें कई सारे साइंटिस्ट आपको मिलेंगे, सीबेंडा मिलेंगे, अल्टमान मिलेंगे, ठीक है, और भी मिलेंगे आपको। मैं इसके बारे में जब इसको डिटेल से पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो कोलिकर ने किया था, जो हमारे बुक में भी मेंशन है। वैसे तो सारे नाम मेंशन है, सीबेंडा भी मेंशन है, अल्टमान ने भी किसी ने नाम दिया था, किसी ने अदर नेम बताया था, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का होता है, इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, कोलिकर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो सबसे कॉमन नेम होता है वो ये होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इससे एनर्जी, इसको एनर्जी मील भी कहते हैं, एनर्जी मील भी कहते हैं, पावर एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, इसको पावर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी मिल कहते हैं, पावर मिल कहते हैं। उसके अलावा भी इसे बायोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी इसे हम लोग बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, समझ में आया इतनी बात आपको। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किसने किया था, आपको बताना है कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किया था, ठीक। इसका जो अदर नेम होता है वो क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। आपको बताना है कि भाई इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं। इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ये प्लांट और एनिमल्स में होता है, तो आपका जो गोल्जी बॉडी होता है उसे प्लांट में हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो मैं इसको समझाऊंगी डिटेल्स में तो बताऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग जान लो कि गोल्जी बॉडी की डिस्कवर कैमिलो गोल्जी ने की थी, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका यहाँ पे बचा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब यहाँ पे बात की जाए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, देख लीजिए आप लोग। गोल्जी बॉडी यहाँ पे ये बना हुआ है आपका, ठीक है। आप लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर मेंशन करके पूरा, अगर आपके एग्जाम में सेल के बारे में आ गया कि सेल का स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर आप ये पूरा डायग्राम बनाकर नाम मेंशन कर देते हो और ऐसे ही साइड साइड आप टॉपिक लिख देते हो, सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, ठीक है, वैक्यूल्स का डिस्कवर इसने किया था, इसका अदर नेम ये होता है, अगर अच्छे से स्ट्रक्चर में मेंशन कर देते हो तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है और आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है भाई, ये कंप्लीट हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका डिस्कवर किसने किया था, पोर्टर ने किया था, ठीक है। इसका डिस्कवर किसने किया था, पोर्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं, राइबोसोम के नाम से जानते हैं। इसलिए ये भी प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो आपका कौन सा हो गया भाई, स्मूथ वाला हो गया, क्या है ना।
याद रखिएगा। तो एक में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और एक में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो जिसमें राइबोसोम आपके प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उस जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन न कर लिपिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जगह नहीं है यहाँ पे, स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, नहीं खिचड़ी पक जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको जब डिटेल से पढ़ाऊंगी सारी चीजें, मैं तो केवल अभी आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, ओके। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के छोटे छोटे कण भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये भी प्रोटीन फॉर्मेशन का काम कर सकता है। उसके बाद आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ पे कौन सा नाम बचा हुआ है भाई, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट बचा हुआ है। अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट देखिए प्लास्टिड होता है, ठीक है। प्लास्टिड का आपने नाम सुना होगा, प्लास्टिड का ही पार्ट आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और एक आपका होता है कौन सा भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, देखो, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो ये क्या करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का ये पिगमेंट देता है। और अगर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, तो ये कलरफुल देता है। अगर हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, ये तो रंगीन होता है, कलरलेस होता है। जो कलरलेस होता है जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये आपके प्लांट के रूट वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें तो जितने भी आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर कलरफुल होते हैं उसमें आपके क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जो कच्चा फल होता है ना, जैसे कि आप कच्चा मैंगो हो गया, कच्चा पपीता हो गया, तो जो ग्रीन कलर का वो होता है तो उसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। जैसे ही वो पकता है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपके लीफ में क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण आपकी लीफ ग्रीन दिखती है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट से ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसका डिस्कवर किसने किया था भाई, जल्दी से बता दो। प्लास्टिड का डिस्कवर हिकेल ने किया था, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, याद रखिएगा प्लास्टिड का ही पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बचा है, सारी चीजें हो गई है आपकी। वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स बचा है। वैक्यूल्स क्या है, एम्प्टी स्पेस है। कोशिका में जो स्पेस बचता है, पूरा स्पेस जो होता है वो वैक्यूल्स ले लेता है। इसको एम्प्टी स्पेस कहा जाता है, पॉकेट ऑफ द सेल। जैसे जेब में खाली जगह होती है ना, तो उसी तरीके से इसको पॉकेट ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं वैक्यूल्स को, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। एक और भी है, बस इतना ही है, ठीक है, इतना आपने समझा। बाकी एनिमल सेल्स में आपको और भी ऑर्गन्स मिलेंगे, जैसे आपको सेंट्रोसोम मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सेंट्रोसोम नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं होता, प्लांट में नहीं होता। तो कुछ ऑर्गन्स जो बचे हुए हैं जिसको आपको पढ़ना है वो आपको एनिमल सेल्स में मिलेंगे। प्लांट सेल्स में जितना था मैंने पूरा कवर कर दिया आपका, ठीक है। मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट करती हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं, आपके ऐसे कोई टॉपिक नहीं बचे हैं जिसको मैंने कवर नहीं कराया। सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखो ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो सेल से ही स्टार्ट करेंगे, सेल वॉल से, ठीक है, जिसमें आपको सेल वॉल से एक एक चीज बताएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला सेल, ठीक है। सेल के बारे में बताया। सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद डिस्कवर किसने किया था सेल का, तो रॉबर्ट हुक ने। सेल के अंदर, सेल की स्टडी कहाँ करते हैं, साइटोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि सेल के सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का अदर नेम क्या है, मैनेजर ऑफ सेल, यूनिट ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल का सारे अंदर के पार्ट को मैनेज करने का काम करता है, एक वाइस प्रिंसिपल की तरह काम करता है, जिसको मैनेजर ऑफ सेल्स, यूनिट ऑफ सेल्स और ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। उसके अलावा
अलावा मैंने आपको बताया कि सेल्स के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसका डिस्कवर किसने किया था? फोंटानक ने किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेल्स के अंदर, सेल्स में जो उसकी कवरिंग होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है आपका, जो आउटर वाला होता है इनर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल जो होता है प्लांट का वो सेलुलोज से बना होता है, सेल मेम्ब्रेन एक होता है वो इनर वाला पार्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, गोल्जी बॉडी होता है आपका, और वैक्यूल्स होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया था? पैलाडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था। ये ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नो मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन बिना होते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है ना डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये कैसे ऑर्गेनल्स होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मीन्स कि 2 सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? 40 और 30 में डिवाइड किया गया है, और 80S को 60 और 40 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर किसने किया था? पोर्टर ने किया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया था? कोलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल, यूनिट ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी मिल, पावर मिल। ठीक है, पावर एनर्जी, मतलब इसको हम अन्य नाम से जानते हैं, अदर नेम से जानते हैं। क्यों इसे ऐसा नाम क्यों देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब वैसे मैं खाना नहीं खाई हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी है पढ़ाने की, थोड़ी बहुत एनर्जी है, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं शाम तक पढ़ा सकूं आपको, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है भाई कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मुझे थोड़ी थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग फास्ट रहते हो तो क्या वर्क नहीं करते हो? क्या वर्क तो करते हो ना, फिर भी खाते नहीं हो, तो थोड़ा बहुत एनर्जी वो प्रोवाइड करता रहता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डबल मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने बताया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को पॉकेट ऑफ द सेल कहते हैं, इम्पटी स्पेस का काम करता है ये। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आपका क्या बचा है यहाँ पे? गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी की अगर बात की जाए तो गोल्जी बॉडी का डिस्कवर कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका क्या बचा है यहाँ पे? राइबोसोम कंप्लीट हो गया, आपका बचा होगा क्लोरोप्लास्ट। मैंने बताया कि प्लास्टिड के 3 पार्ट्स होते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है भाई? आपको कलरफुल पिगमेंट देने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा हुआ? सारी चीजें हो गई यहाँ पे। ओके, देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज भी करा दी, पूरा बता भी दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सेल का पूरा स्ट्रक्चर आप देखने के बाद, इसे रीड करने के बाद, क्लास करने के बाद। ठीक है, इतनी आपको 100% श्योर है, 100% श्योर है कि आप अगर अच्छे से क्लास इतना कर लेते हैं तो आपको 60% सेल पूरा कवर हो जाएगा आपका। अब आपको थोड़ा बहुत जो इसमें रीड करना है, स्टडी करना है, वो क्या करना है भाई कि सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन को एक एक पॉइंट इसमें लिखना है, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, कवरिंग का काम करता है। तो इस तरीके का मैं पॉइंट आपको एक एक करके बताऊंगी। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है आपके जो सिलेबस में है। ठीक है, बस थोड़ी बहुत इसमें और भी आपको नॉलेज देनी है, लेकिन अगर आपने ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट पार्ट थे, अदर नेम, डिस्कवर्ड, ठीक है, मेम्ब्रेन से रिलेटेड, मैंने सारे वर्ड्स आपको इसमें सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी है, कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा अब जो आपको बहुत डिटेल्स में मुझे पढ़ाना है, ठीक है, मैं वो आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगी और आप खुद देखोगे कि ये स्ट्रक्चर समझने के बाद पढ़ने का मजा ही कुछ और है। आई होप कि आप सभी को ये पूरा समझ में आ गया होगा, ये पूरा एक एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सेल की स्टडी साइटोलॉजी में की जाती है भाई, और इसका डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अब आपको इसमें से कुछ भी नहीं, मुझे नहीं बताना अलग से,
एनिमल सेल्स में थोड़ा सा आ जाते हैं। एनिमल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में कुछ आपको डिफरेंट मिलेंगे, जैसे इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होंगे एनिमल सेल्स में, उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एनिमल सेल्स में आपको प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होंगे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारी चीजें इसमें आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो काम होता है, ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है वो सिर्फ प्लांट सेल के लिए होता है। प्लास्टिड का काम मीन्स कि आपका क्लोरोप्लास्ट तो एनिमल सेल से पाया नहीं जाएगा, ग्रीन कलर का उसको तो जरूरत नहीं है, प्लांट में नीड है, तो इसलिए वो प्रेजेंट नहीं होता उसमें। तो कुछ डिफरेंट आपको एनिमल्स और प्लांट से भी मिलेंगे, तो यही से आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड एब्सेंट होती है। उसके बाद आपको बताना है भाई क्या बताना है कि यहाँ पर क्या वैक्यूल्स होता है, लेकिन प्लांट एनिमल्स में कम होता है, प्लांट में इसकी ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब कि स्पेस कम होता है, इसका स्पेस प्लांट में ज्यादा होता है, वहां छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर एक चीज, राइबोसोम में भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, राइबोसोम में भी थोड़ा सा आपको एनिमल सेल से डिफरेंट मिलेंगे। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, सेंट्रोसोम मैंने बताया कि प्लांट पे एब्सेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से आपको कई सारे डिफरेंट भी मिल जाएंगे। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी। अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा मुझे क्लास करनी है या नहीं करनी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे क्या होते हैं कि आगे का थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर भाग जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। आप पूरा कंसेप्ट समझोगे तब आपको समझ में आएगा। आज के लिए हम यहीं पे क्लास अपनी समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।